मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं दुनिया के इंतहाई बुलंद मकाम की। यहाँ इंसानी आबादी इसके बाद ख़त्म हो जाती है, जहाँ मुर्दों को ना तो दफन किया जाता है और ना ही जलाया जाता है, बल्कि लाश के टुकड़े करके गिद्धों चील कौवों को खिला दी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिब्बत की। दोस्तों, तिब्बत के मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी K2 और माउंट एवरेस्ट भी इसी खित्ते में वाक़या है। तिब्बत 1950 तक आज़ाद मुल्क था, फिर चीन की फौजें यहाँ दाखिल हुईं। 14वें दलाई लामा भारत में जला वतन हुए तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया। ताहम लोग अपने मुल्क को आज़ाद समझते हैं। ये 68 साल गुजरने के बावजूद चीन के तसल्लुत को मानने के लिए तैयार नहीं। आप दुनिया के नक्शे में तिब्बत को तलाश करें तो ये आपको हिमालय के इंतहाई ऊपर मिलेगा। इसकी एक सरहद नेपाल, दूसरी भूटान, तीसरी अक्साई चीन के जरिए भारत और चौथी सनकियांग से होती हुई पाकिस्तान से मिलती है। ये इलाके माजी में तिब्बत का हिस्सा होते थे। भारत का लद्दाख भी तिब्बत में था। नेपाल के हिमालयी पहाड़ भी, भूटान का एक तिहाई हिस्सा भी और मौजूदा पाकिस्तान के तिब्बती इलाके भी। ये माजी में एक अजीम बौद्ध रियासत थी। महात्मा बुद्ध 480 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए। इनकी तलीमात भारत और पाकिस्तान तक महदूद रहीं, लेकिन बुद्ध मत ने मजबूत रियासत की शक्ल तिब्बत में पाई। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लूज टीवी ट्रैवल पर खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल लूज टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि तमाम मालूमाती वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तिब्बत वस्ती एशिया का एक इलाका है जो अब चीन में वाक़या है। ये तिब्बती अफराद का हवाई मुल्क है। सतह समुंदर से 4900 फीट की औसत बुलंदी पर वाक़या होने के बायस उसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत 1912 से 1951 तक एक अलग मुल्क की हैसियत रखता था। 1951 में चीन ने इस पर हक के दावा किया, इस पर कब्जा करके अपने मुल्क में शामिल कर लिया। इस खित्ते का दारुल हुकूमत ल्हासा है। तिब्बत एशिया का वो इलाका है जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। ये बर्फ से ढके पहाड़ों, दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है। माउंट एवरेस्ट जनूबी तिब्बत से बुलंदी की तरफ जाती है। दुनिया के बुलंद तरीन कस्बात भी कुछ तिब्बत में वाक़या है। तिब्बत दुनिया में बुलंद तरीन खित्ता है जो सतह समुंदर से औसतन 16000 फीट ऊंचा है। तिब्बत इस वक्त चीन का एक खुद मुख्तियार करार दिया जाने वाला इलाका है। ये सारा इलाका बुलंद पहाड़ों और एक सर्द बर्फीले सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है। इसके साथ को हिमालय है, यहाँ से एशिया के बड़े दरिया निकलते हैं जो चीन और पाक हिंद की तरफ आते हैं। इनमें ब्रह्मपुत्रा शामिल है जो बांग्लादेश से होकर खलीज बंगाल में गिरता है। दरियाए सिंध, मेकांग, सलवेन, यांगसी दरिया भी तिब्बत की तरफ से आते हैं। तिब्बत के इलाके में वसी सब्जे के मैदान और जंगलात भी फैले हैं। इस इलाके में बारिशें कम होती हैं, इसलिए खेती बाड़ी सिर्फ दरियाओं के किनारे के करीब होती है, जहाँ फल, जौ और सब्जियां काश्त की जाती हैं। यहाँ तकरीबन 5000 मुख्तलिफ किस्म के पौधे और दरख्त उगते हैं। याक यहाँ का पालतू जानवर है। इसके अलावा हिरन, टाइगर, रीछ, बंदर, पांडा और घोड़े भी पाए जाते हैं। यहाँ सैकड़ों झीलें और नदियाँ कुदरत के हुस्न को दुबाला करती हैं। तिब्बत में अक्सर तिब्बती लोगों की है। ये रवायती तौर पर तिब्बती लोगों का इलाका है। यहाँ ताहम दीगर कौमों के अलावा हन चीनी भी आबाद हैं। 7वीं सदी ईस्वी के दौरान तिब्बत एक ताकतवर बादशाह की शक्ल में था। भारत की तरफ से बुद्ध मत को यहाँ फरोग हासिल हुआ। ल्हासा शहर की बुनियाद रखी गई। 17वीं सदी में दलाई लामा तिब्बत का हुक्मरान बन गया। 18वीं सदी के शुरू में ये चीन के कंट्रोल में चला गया। ये इलाका कई दफा चीन के कब्जे में आया और कई बार आज़ाद हुआ। मंगोल भी इस पर काबिज रहे। 18वीं सदी में पहली बार हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत ने तिब्बत के साथ ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश की, मगर 17वीं सदी के आखिर में गोरखा जंग के बायस अंग्रेज इसमें कामयाब न हो सके। 20वीं सदी के अवाल में बरतानिया ने तिब्बत पर चीन का कंट्रोल कबूल कर लिया। 1912 में तिब्बत ने चीन को मांचो हुकूमत से आज़ादी हासिल की। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस में तिब्बत का एक हिस्सा चीन को दे दिया गया और बाकी आज़ाद रहा, लेकिन चीन ने उसे कबूल न किया। मई 1951 के मुआहदे की रूह से उसे दाखिली तौर पर आज़ाद कर दिया गया। मार्च 1959 में तिब्बत में होने वाली बगावत को कुचल दिया गया। इस वक्त का दलाई लामा भाग कर हिंदुस्तान में पनाह गजी हुआ। इसके बाद चीन और भारत की जंग हुई, जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। चीन का हिस्सा बनने से केवल तिब्बत पर बुद्ध राहबों की एक मजबूत हुक्मरानी कायम थी। दलाई लामा आज भी बुद्धों की मुकद्दस तरीन शख्सियत है। ये पोप की तरह पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ल्हासा तिब्बत का दारुल हुकूमत है। आज से 30 बरस पहले ल्हासा पहुंचना नामुमकिन था। यह सतह समुंदर से 37,000 मीटर बुलंदी
पर वाक़या है। रस्ते और सड़कें थी नहीं, चनाचा बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान चलकर लहासा आना मुमकिन नहीं था। दूसरी वजह ऑक्सीजन की कमी थी। ये सतह समुंदर से इतना बुलंद है जहाँ कोई दरख्त पौधा हत्ता के जाड़ी तक नहीं उगती। चनाचा लहासा में ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी। ऑक्सीजन की इस मकदार में सिर्फ बूढ़ पक्षु सर्वाइव कर सकते थे। ये योगा भी करते और इंतहाई बुलंद मकाम पर पैदा होने की वजह से इनके जीन्स भी कम ऑक्सीजन में जिंदा रहना सीख गए। लहासा में बेड़ों और याक के अलावा इनका कोई हमदम नहीं होता था। बेड़ों का गोश्त और याक का दूध इनका वाहिद असासा होता था। लेकिन फिर चीन ने कमाल कर दिया। हुकूमत ने 2006 में ज़मीन के इस बुलंद तरीन मकाम को ट्रेन के साथ जोड़ दिया। ये दुनिया की बुलंद तरीन ट्रेन है। ये ट्रेन बेजिंग से चलती है, शंघाई से भी और ज़ेनज़ेंग से भी। बेजिंग से लहासा पहुंचने में 50, शंघाई से 31 और ज़ेनज़ेंग से 22 घंटे लगते हैं। ये ट्रेन इंजीनियरिंग का कमाल है। चीन ने यह प्रोजेक्ट $4.5 बिलियन में 10 साल में मुकम्मल किया। दुनिया में इससे केवल 17,000 फीट तक रेल की पटड़ी नहीं बिछाई गई थी। चीन ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए खसूसी लोहा भी बनाया, सीमेंट भी और मशीनरी भी। ये खसूसी लोहा सर्दियों और इस गर्मियों में फैलता सुकड़ता नहीं। सीमेंट इंतहाई बुलंदी और सर्द तरीन मौसम में जम जाता है, जबकि इंतहाई बुलंदी पर बिजली, ट्रैक और पुल बनाने के लिए खसूसी मशीनरी भी बनाई गई। लिहाजा लहासा के साथ साथ इस ट्रेन पर सफर भी एक लाइफ टाइम जर्नी है। तिब्बत में बुद्ध मत से पहले बादशाहत होती थी। मुल्क में न्यात्री टी सेनपो से लेकर लेंग ड्रामा तक 42 बादशाह गुजरे। इनमें 3 बहुत अहम हैं, सांग-स्टेन, त्रिसांग और राल पाकिन। तिब्बत का 33वां बादशाह बुद्ध मत को इलाके में लेकर आया। यह हिंदुस्तान गया, बुद्ध मत का मुतालिया किया और हिंदुस्तान के बुद्ध मुबल्लिगीन को तिब्बत की दावत दी। दुनिया में महात्मा बुद्ध के 3 अहम तरीन मुजस्मे, ये तीनों मुजस्मे बुद्ध की जिंदगी में बनाए गए थे। पहले 2 मुजस्मे बुद्ध के वालिद ने इनके बचपन में तैयार करवाए। पहला मुजस्मा बुद्ध की 8 साल की उम्र में बनाया, दूसरा 12 साल और तीसरा इनकी 80 साल की उम्र में तैयार किया गया। 12 साल का मुजस्मा नेपाल और 8 साल का बुद्ध चीन के शाही खानदान के पास था, जबकि 80 साल का मुजस्मा बुद्ध के हवाई शहर बोध गया में रखा गया था। बादशाह गंपो ये मुजस्मे लहासा लाना चाहता था। चनाचा बादशाह ने मुजस्मों के लिए नेपाल और चीन के शाही खानदानों में शादियां कर ली और यूं दोनों मुल्काएं जियज में दोनों मुजस्मे ले आई। बोध गया का मुजस्मा किसी शहर या मलकियत खानदान की मलकियत नहीं था। चनाचा वो तीसरा मुजस्मा लहासा नहीं ला सका। गंपो ने दोनों मुजस्मों के लिए अलग अलग इबादत गाहें तमीर कराई। पहली और सबसे मशहूर इबादत गाह का नाम जोगिंग टेम्पल है। ये जगह चीन की मलका ने मुंतखब की, वो रूहानी उलूम की माहिर थी। इसका कहना था कि ये दुनिया इंसानी बदन की तरह है। इस बदन में 11 टेम्पल हैं। जोगिंग 12वां टेम्पल होगा और ये दुनिया की दिल की जगह बनेगा। मलका ने इन 12 टेम्पल के बदन की तस्वीर भी बनवाई। यह तस्वीर आज भी जोगिंग टेम्पल में मौजूद है। गंपो ने मलका की हिदायत के मुताबिक टेम्पल बनवाया और फिर महात्मा बुद्ध का मुजस्मा टेम्पल के अंदर रखवा दिया। यूं जोगिंग टेम्पल बुद्धों में मुकद्दस इबादत गाह समझी जाने लगी। इबादत गाह के गिर्द 3 सर्कल हैं, बरौनी सर्कल, दरमियानी सर्कल और अंदरूनी सर्कल। बरौनी सर्कल 12 किलोमीटर तवील है। बुद्ध फजर के वक्त इस सर्कल में पैदल चलना शुरू करते हैं। ये दुआएं पढ़ते पढ़ते ये सर्कल मुकम्मल करते हैं। बाज़ बुद्ध 12 किलोमीटर का यह फासला जमीन पर लेटकर सजदा करते हुए भी पूरा करते हैं। बुद्ध सजदा में भी बहुत दिलचस्प होता है। ये लोग हाथ जोड़ते हैं, जुड़े हुए हाथ माथे, होठों और सीने पर लगाते हैं और मुंह के बल जमीन पर लेट जाते हैं। हाथ सर की तरफ आगे बढ़ाते हैं, दोनों को घुमाकर साइडों पर लाते हैं, फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। ये एक मुश्किल अमल होता है, लेकिन ये लोग दिन में दर्जनों मरतबा ये अमल करते हैं। शिद्दत पसंद बुद्ध इन सजदों में 12-12 किलोमीटर का सफर भी तय कर जाते हैं। दरमियानी सर्कल जोगिंग टेम्पल की एक बरौनी दीवार के गिर्द है। ये 1 किलोमीटर तवील है। ये 1500 साल पुरानी गलियों और दुकानों के दरमियान से गुजरता है। हजारों लोग रोजाना इस सर्कल से गुजरते हैं और तीसरा सर्कल टेम्पल के अंदर है। यह मुकद्दस तरीन सर्कल है। यहाँ बहुत कम लोगों को तवाफ की सआदत नसीब होती है। टेम्पल का सहन भी अहम है। यहाँ दलाई लामा सीनियर पक्षियों का इम्तहान लेता था, उन्हें लामा की डिग्री देता था। दलाई लामा का तख्त आज भी सेन के कोने में पड़ा है। बादशाह त्रिसांग भी बहुत मशहूर हुआ। त्रिसांग ने तिब्बती जुबान तहलीक कराई और बुद्ध मत को रियासत का सरकारी मजहब बनाया, जबकि 41वां बादशाह राल पाकिन ने बुद्ध लामा को रियासत का मुख्तार और मालिक बना दिया। ये बादशाह बाद अज़ां अपने शहजादे के हाथों कत्ल हुआ, जिसके बाद तिब्बत में खाना जंगी शुरू हो गई। वो तारीख का स्याह तरीन दौर था। इस दौर के आखिर में बादशाह खत्म हो गई और दलाई लामा रियासत का वारिस बन गया। बादशाह गंपो से राल पाकिन तिब्बत में बुद्ध मत के 4 फिरके पैदा हुए। पहला फिरका रेड हैट
ये लोग सर पर सुरख टोपी पहनते हैं, ये फाका कशी और मुराकबे पर यकीन रखते थे। इनके बाद ब्लैक हैट आए, ये स्याह रंग की टोपी पहनते हैं, ये मुराकबे के साथ इल्म पर भी यकीन रखते थे। खाना जंगी के दौरान वाइट हैट का फिरका जाहिर हुआ, ये लोग अमन के लिए जंग पर यकीन रखते थे। और खाना जंगी के आखिर में येलो हैट वाले लोग सामने आए, ये मजबूत तरीन फिरका था, ये अब तक मौजूद है। दलाई लामा इसी फिरके से तल्लुक रखता है। ये लोग मुराकबे के साथ इल्म, मार्शल आर्ट, आरामदा पुरसाइश जिंदगी और हुकूमत साजी पर भी यकीन रखते हैं। दलाई लामा तिब्बत का सरकारी, रूहानी और मजहबी ओहदा होता है। दलाई लामा शादी नहीं करता, चनाचा ये लोग समझते हैं कि एक दलाई लामा अपनी इस जिस्मानी उम्र पूरी करने के बाद किसी नए बदन में दोबारा पैदा हो जाता है, लिहाजा इंतकाल करता हुआ दलाई लामा इंतकाल से केवल हाथ में अगले दलाई लामा का मकाम पैदाइश, वालिदैन का नाम और जिस्मानी निशानियां बयान कर जाता है। ये लोग नए दलाई लामा के लिए मतलूबा मकाम और घर के सामने बैठ जाते हैं। नया दलाई लामा पैदा होता है, ये इसमें मतलूबा निशानियां देखते हैं और फिर उसे पोटाला माल ले जाते हैं। नए दलाई लामा की एक मजहबी रहनुमा और बादशाह की तरह तरबियत की जाती है। ये जवान होकर अनाने इक़्तिदार संभाल लेता है। तिब्बत का 14वां दलाई लामा 1959 में तिब्बत में शोरश के दौरान भारत चले गए। ये इस वक्त 24 साल के थे। उन्होंने भारत में जलावतन हुकूमत बना रखी है। नोबल कमेटी ने 1989 में नोबल इनाम से नवाजा। तिब्बती जुबान में लामा गुरु और दलाई इस इल्म के समंदर को कहते हैं। बुद्धों के तीसरे दलाई लामा ने मंगोलों के साथ सफारती तल्लुकात इस्तवार किए। मंगोलों ने बुद्ध मत अख्तियार कर लिया। चौथा दलाई लामा मंगोलों में से था। पांचवा और छठा दोनों दलाई लामा अहम थे। पांचवा दलाई लामा ने मुल्क में 4 बड़ी मोनेस्ट्रीज और बुद्धों की दूसरी मुकद्दस तरीन इबादतगाह पोटाला महल बनवाया। पोटाला पहाड़ पर 13 मंजिला खूबसूरत इमारत है। इमारत के 1000 कमरे और 1000 खिड़कियां हैं। 9 मंजिलों का रंग सफ़ेद और 4 का सुर्ख है। सफ़ेद मंजिलों में हुकूमत के दफातर होते हैं, जबकि 4 मंजिलें मजहबी हैं। इन 4 मंजिलों में 8 दलाई लामा मदफून हैं। ये लोग दलाई लामा की मम्मी बनाकर इस पर स्टोपा या सोने का गुंबद बना देते हैं। एक दलाई लामा के स्टोपा पर 2-2 अरब रुपए का सोना और जवाहरात लगे हैं। बौद्ध दलाई लामा के शागिर्दों की लाशें जलाकर इनकी राख का स्टोपा बना देते हैं। ये इनसे कम तर दर्जे के लामाओं की लाशें छोटे छोटे हिस्सों में काट कर ज़ायरीन में तकसीम कर देते हैं। ज़ायरीन लाशों के टुकड़ों को बरकत के लिए अपने बदन पर मल लेते हैं। 5वां दलाई लामा ने पोटाला महल भी बनवाया और दरसगाहें भी। ये महल की तमीर के दौरान इंतकाल कर गया। इसके मरीद हास ने इंतकाल की खबर छुपाई। इसका ख्याल था कि खबर आम हो गई तो महल की तमीर रुक जाएगी। दलाई लामा के इंतकाल का ऐलान हुआ तो छठा दलाई लामा इस वक्त तक बड़ा भी हो चुका था। ये जिंदगी की लज्जतों से भी वाकिफ हो चुका था। ये जब महल में लाया गया तो ये दिन को ज़ायरीन को ज़ियारत करवाता और रात को महल से निकलकर मौज मस्ती में मसरूफ हो जाता। दलाई लामा के उस्ताद ने उसे रोकते रहे, लेकिन ये बाज न आया, यहाँ तक कि एक दिन महल से फरार हो गया। ये बाद अज़ां नेपाल के बॉर्डर के करीब फोत हुआ और वहीं दफन हुआ। चनाचा पोटाला महल में छठे दलाई लामा का स्टोपा या मकबरा मौजूद नहीं। तिब्बत में बुद्धों की 4 अजीम दरसगाहें हैं। दुनिया के कुछ मज़ाहिब और माशरों में इंतकाल कर जाने वालों की तदफीन की जाती है। बाद मज़ाहिब में जलाया जाता है। इसी तरह और भी कई तरीके राइज हैं। मगर चीन के इलाके तिब्बत में लोग अपने मर जाने वाले प्यारों के टुकड़े करके चीलों और कौओं को खिला देते हैं। तिब्बत में बुद्ध मत के पैरोकार रहते हैं। इनकी मुकद्दस किताब में लिखा हुआ है कि तुम्हारा जिस्म दिमागी रूहानी जिस्म है जो कभी मर नहीं सकता। हुआ तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए या तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएं। बुद्ध मत के पैरोकार इस रस्म को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि बुद्ध मजहब में मुर्दे को जलाकर इसकी राख को दरिया में बहा दिया जाता है। ज्यादातर बुद्ध लोग कहते हैं कि तिब्बत में लकड़ी की कमी और पथरीली जमीन की वजह से ये रिवाज आम है, क्योंकि मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ी और दफन करने के लिए नरम हमवार जमीन की जरूरत होती है। इन दोनों चीजों की कमी की वजह से ये रस्म तिब्बत में आम है। तिब्बत के लोगों का अकीदा है कि मौत जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि एक नए सफर का आगाज होती है। मरने के बाद इंसान की रूह बाद अज हयात जिंदगी के कई मराहल में से गुजरती है। इन मराहल में इसके रास्ते का तयन कर्मा जिंदगी में किए गए अमाल करते हैं। ये लोग किसी शख्स की इसकी मौत वाक़या होने के कुछ ही देर बाद सीधा बिठा देते हैं। उसे 2 दिन तक हाथ नहीं लगाते। इस दौरान एक राहिब अपनी मुकद्दस किताब में से कुछ पढ़ता रहता है। 2 दिन बाद मैयत को आखिरी रस्मात अदा करने की जगह पर एक जुलूस की शक्ल में ले जाया जाता है, जिसकी क़ियादत राहिब करता है। इस जगह जिस्म के टुकड़े करने वाला पेशावर शख्स मौजूद होता है, जिसका तल्लुक बुद्ध मज़हब की बजाय किसी और मजहब से होता है। उसे तिब्बत की जुबान में रोगियापस कहते हैं। यहाँ रोगियापस तिब्बत के बुद्ध पेशवा की हदायत के मुताबिक इस मैयत के टुकड़े करते हैं, फिर चीलों को खिला देते हैं। बच जाने वाली हड्डियों को बारीक पीस कर इनका सफूफ बनाया जाता है और वही सफूफ दूध, मक्खन या चाय में डालकर गिद्धों को खिला दिया जाता है।
तिब्बत के इन बुजुर्गों का अकीदा है कि गिद्ध जिस शख्स का गोश्त और हड्डियों का सफूफ ना खाएं या इसका कोई थोड़ा सा हिस्सा भी बच जाए तो ये लोग इस शख्स को गुनाहगार तस्वर करते हैं। लोगों का अकीदा है कि ये चीलें मरने वाले शख्स की रूह को अपने साथ जन्नत में लेकर जाती हैं, इसलिए जिस शख्स का गोश्त ये चीलें ना खाए तो शख्स का ठिकाना जन्नत की बजाय दोज़ख बन जाता है। ज़ीनेग ये एक बड़ा तिलस्माती पहाड़ी शहर है। आबादी 23 लाख है। मुसलमान 16% हैं। ये मुसलमान 1000 साल से शहर में आबाद हैं। शहर की जामिया मस्जिद और मस्जिद के गिर्द मुसलमानों का मोहल्ला देखने के काबिल है। 1959 से तकरीबन 3000 मुसलमान तिब्बत में मुकीम थे। ये इन मुसलमान सौदागरों की औलादों में से थे जो कश्मीर, लद्दाख, नेपाल और चीन से 14वीं सदी ईस्वी और 17वीं सदी ईस्वी के दरमियान में तिब्बत आए। तिब्बती औरतों से शादी ब्याह रचाया था, यहीं बस गए। वो तिब्बती ज़ुबान बोलते हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक तिब्बती तौर तरीके अपना लिए हैं। ये 4 मस्जिदें लहासा, 2 सिगा तसी और एक तसी तांग में थी। ये मस्जिदें तिब्बती फन तमीर के मुताबिक बनाई गई थी। मजीद बरा दरसे कुरान और उर्दू की तालीम के लिए इनके 2 इस्लामी स्कूल लहासा और सिगा तसी में भी थे। हिंदुस्तान में जलावतनी के बाद भी तिब्बती मुसलमान और बौद्ध मजहबी रवादारी के साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तिब्बत को चीन ने अपने एक सूबे की हैसियत से ज़म किया हुआ है। तिब्बत के मौजूदा गवर्नर लोसांग जान कांग हैं। लहासा तिब्बत का इंतजामी दारुल हुकूमत है। यह तिब्बत सतह मुर्तफा सिनकियांग के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। 490 मीटर की ऊंचाई पर लहासा दुनिया के बुलंद तरीन शहरों में से एक है। शहर में बहुत से अहम तिब्बती बुद्ध सकाफती मकामात हैं। पुटौला महल जहाँ की इंतहाई अहम इमारत है। तिब्बत को इंतजामी तौर पर 7 डिवीजनों, 73 अजला और 652 तहसीलों में तकसीम किया गया है। तिब्बती और चीनी ज़ुबान को तिब्बत की सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है, लेकिन ज़्यादा आबादी तिब्बती ज़ुबान बोलती और समझती है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आप लोगों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।